नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम रक्त समूह से आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपके रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका प्रारूप तैयार करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है एक तो आपके हृदय के बारे में, हृदय की संरचना पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़नी है रक्त वाहिनियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रक्त वाहिनियों के बारे में। देखो रक्त वाहिनियों में आपके रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है हमारे शरीर में। एक तो होती है आपके धमनी, जिसे आर्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक होती है शिरा, जिसे वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन। एक धमनी के बारे में, एक शिरा के बारे में, कि धमनी क्या कार्य करती है और शिरा क्या कार्य करती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे धमनी के बारे में, ठीक है, कि धमनी क्या कार्य करती है। धमनी हमारे शरीर में, ध्यान रखना, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त का मतलब यह है, कहीं जहाँ पर भी मैं शुद्ध रक्त नाम लूँ तो ऐसा समझना कि रक्त में आपके क्या मिली हुई है? O2, मतलब ऑक्सीजन मिली हुई है। क्या मिली हुई है? ऑक्सीजन। तो O2 प्लस ब्लड का परिवहन कौन करती है? आपके धमनी करती है। किसका परिवहन? शुद्ध रक्त मतलब O2 प्लस ब्लड का परिवहन कौन करती है? आपके धमनी करती है। और आपके शिरा ध्यान रखना, यहाँ पे शिरा परिवहन करती है आपके अशुद्ध रक्त का। किसका परिवहन करती है? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त का मतलब आप यहाँ पे समझना कि ब्लड में क्या यहाँ पे CO2 मिली हुई है। ब्लड में क्या आपके CO2। तो अशुद्ध रक्त का परिवहन, अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है? आपकी शिरा करती है। तो यहाँ पे धमनी और शिरा में आपको अंतर पूछे, ध्यान रखना कि धमनी होती है वो तो O2 प्लस ब्लड का परिवहन करती है, मतलब शुद्ध रक्त का, और शिरा होती है वो आपके अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब ध्यान रखना कि जो धमनी होती है, ये धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में भेजती है। शरीर के विभिन्न भागों में भेजती है। जबकि जो शिरा होती है ये क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त होता है। विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है ना, उस अशुद्ध रक्त को किस में लाती है? आपके हृदय में लाती है, या हृदय की ओर लाती है। हृदय की ओर लाती है। ये यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो गया, आप इनको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। कि धमनी है, ये धमनी किसका परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शुद्ध रक्त मतलब क्या है? आपके O2 प्लस ब्लड का परिवहन। और दूसरा क्या कार्य है इस धमनी का? कि हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में भेजती है। कौन भेजती है? धमनी, ठीक है। अब अगली बात करें यहाँ पे कि जो शिरा होती है, शिरा क्या कार्य करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन। अशुद्ध रक्त से ये मतलब है यहाँ पे कि रक्त में क्या आपके CO2, और ये क्या करती है कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय की ओर जाती है। इन दो बातों को यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है इस हृदय के बारे में। क्या पढ़ना है? हृदय के बारे में। तो सबसे पहले देखो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक, या जिसे हम कह सकते हैं कि जनक, या इसका डैडी या पापा, इसके रक्त परिसंचरण तंत्र के पापा कौन है? ध्यान रखना, विलियम हार्वे। ये क्या हो गए? इसके पापा हो गए भाई। किसके? रक्त परिसंचरण तंत्र के पापा कौन हो गए? विलियम हार्वे। कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? आपके विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो अगली बात क्या है कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है?
दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपके मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, दो बातें क्या ध्यान में रखनी, एक तो इसका जनक कौन है, दूसरा कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगली बात करें कि मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखो, बंद प्रकार से ये मतलब है कि जो रक्त होता है वो बंद नलिकाओं में बहता है। कैसे बहता है? बंद नलिकाओं में बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है। ये बात भी आप यहाँ पे नोट करना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और जबकि ध्यान रखना कि जो कीटों में होता है वो आपके खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा? खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब देखो यहाँ पे जो खुले प्रकार का परिसंचरण है उसका मतलब क्या है? जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है ये तो किस में पाया जाता है? आपके मानव में, बंद प्रकार का। जबकि खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो रक्त क्या होता है? नलिकाओं में नहीं बहता, ऐसे ही खुला बहता है, नलिकाओं में नहीं बहता। क्या नहीं बहता? रक्त नहीं बहता। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये पाया जाता है आपके कीटों में। किस में पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो नॉर्मल डिटेल्स अभी यहाँ पे ध्यान रखना आप रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। एक तो जनक और दूसरा कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मानव में। हमारे अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा। अभी इसका मीनिंग भी समझेंगे कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करने के लिए उस रक्त को हृदय में से कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए इससे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का मतलब रक्त होता है वो बंद नलिकाओं में बहता है, जबकि कीटों में होता है वो आपके खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले प्रकार का मतलब जो रक्त होता है वो नलिकाओं में नहीं बहता है, ऐसे ही खुला बहता है, उसे क्या कहते हैं? खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात एक और ध्यान रखना यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी कि जो मानव का हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक। और जबकि जो कीटों का हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। अब देखो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक से क्या मतलब है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक से क्या मतलब है, इस बात को समझना कि मायोजेनिक का मतलब है कि यह हृदय मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहता। यह हृदय मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहता, ध्यान रखना। और ये इस प्रकार का जो आपके हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है मनुष्य में, मानव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मानव में। और कीटों में पाया जाता है वो आपके न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब जो हृदय होता है वो मस्तिष्क के कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में रहता है? मस्तिष्क के कंट्रोल में रहता है। कभी आपने देखा होगा कि घरों में जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं या फिर कोई कॉकरोच आता है तो उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे डांटने से क्या होता है कि वो एक जगह बैठ जाता है जैसे कि वो मर गया है। क्यों? क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम को जो मस्तिष्क होता है उसको पता चल जाता है, जिससे वो क्या कर लेता है? अपने हृदय की गति को रोक लेता है। और ऐसा हमारे करने से थोड़ी होगा, हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में थोड़ी होता है हृदय, वो तो अपने आप ही धड़कता रहता है। तो इसे बोलते हैं मायोजेनिक। और मनुष्य में जो मानव होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? मायोजेनिक। और जबकि जो कीट होते हैं, कॉकरोच भी बोल सकते हो, इनमें आपके कौन सा हृदय पाया जाता है? न्यूरोजेनिक। मतलब जो मस्तिष्क का कंट्रोल होता है वो आपके जो हृदय का कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, हृदय होता है वो मस्तिष्क के कंट्रोल में रहता है। इतनी अभी ये हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। अब हम यहाँ पे एक मस्तिष्क का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। उस मस्तिष्क के डायग्राम को आप यहाँ पे साथ ही साथ समझते जाना और किस प्रकार से बनाना है उसको भी आप ये साथ में ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो आपके सामने यहाँ पे मैं हृदय का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। उस हृदय को डायग्राम को साथ ही साथ आप देखते जाना और किस प्रकार से बनाना है वो ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हृदय का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हृदय का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है,
अब देखो हृदय का डायग्राम बनाने के लिए आप इसको एक बार देखते जाना साथ ही साथ कि किस प्रकार से आपको हृदय का डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम के द्वारा सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कुछ भी आपको उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो डायग्राम के द्वारा आप सारी प्रोसेस को वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको डायग्राम आना बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार से ब्लड हृदय में आता है और किस प्रकार से ब्लड वापस हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। इसीलिए हम इस हृदय के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना को बनाने के लिए आप इसको थोड़ा समझना है यहाँ पे किस प्रकार से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम बनाना सीख गई तो आपको याद करने की बहुत ही कम ज़रूरत रहेगी इसमें ना। थोड़ा छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, बड़ा नहीं बनाया कोई। इस डायग्राम को आप समझते जाना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगली संरचना में यहाँ पे बना देता हूँ इस प्रकार से। ये हो गया आपके इस प्रकार की संरचना। ठीक है, अब देखो नीचे वाला थोड़ा भाग है वो मैं तिरछा बना देता हूँ यहाँ पे। इस भाग को थोड़ा सही कर देता हूँ यहाँ पे ना। ये हो गया आपके सामने। अभी तक तो नीचे वाला पार्ट बना है। अब इस पार्ट को मैं बनाने के लिए यहाँ पे कि बाहर की ओर एक आवरण बना देता हूँ, जिस आवरण को कहते हैं हृदयावरण। क्या कहते हैं? हृदयावरण। ये यहाँ पे एक नलिका बन जाएगी। ठीक है, अगली नलिका हम बनाएंगे यहाँ पे ऊपर की ओर और ये लो इसको बनाने के लिए हमें इस प्रकार की संरचना बनानी होगी यहाँ पे। ये लो मैंने इस प्रकार की यहाँ पे संरचना बना दी। हो गई संरचना। इस संरचना के बाद में एक इस तरफ भी मैं ऐसी संरचना बनाऊंगा सेम इसके समान ही। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे संरचना बना दी इसकी। ये लो हो गए भाग इतने। अब देखो आगे आपको क्या करना है इसमें, आगे क्या करना है, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है इस भाग में आपको टी आकार की संरचना लानी है। कैसी संरचना लानी है? टी आकार की संरचना लानी है। कैसी संरचना लानी है? टी आकार की संरचना लानी है। ठीक है, देखो अभी 1 मिनट में टी आकार की संरचना बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस प्रकार से संरचना बनाई है। ये भाग है, इसमें आपको टी आकार की संरचना लानी है। कैसी संरचना लानी है? टी आकार की संरचना। ये लो मैंने इसमें टी आकार की संरचना यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब देखो इस टी आकार की संरचना में आपको क्या करना है। ये लो आपकी टी आकार की संरचना बन गई यहाँ पे। ये लो टी आकार की संरचना बना दी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। अंदर वाला जो भी भाग आ रहा है इसके अंदर, जिससे कि हमारा डायग्राम हो वो एकदम साफ सुथरा बने। पूरा ध्यान रखना इसको बनाने के लिए। बुक में दिया गया डायग्राम वो बहुत ही कन्फ्यूजन साइज में। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बना लेना। ये हो गया आपके हृदय का डायग्राम। यहाँ पे टी आकार की संरचना आ गई। अब ये भाग है इधर वाला, इस भाग में आपको एस आकार की संरचना लानी। कैसी संरचना लानी? एस आकार की संरचना। ये लो मैंने एस आकार की संरचना डाल दी। इस भाग को मैं यहाँ पे अब देखो क्लियर कर रहा हूँ, साफ कर देता हूँ। अंदर वाला जो भी भाग आ रहा है इसके अंदर, ये लो मैंने इस भाग को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लीन कर दिया। ये लो भाग क्लीन हो गया है ना। अब देखो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो ये भाग दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले और ये दो ऊपर वाले, एक ये चेम्बर, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, इन चेम्बर को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। इस भाग को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इधर। ये लो आपके सामने क्लियर हो गया डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिसमें से 2 ऊपर वाले भाग है वो तो आपके क्या कहलाते हैं? आलिंद, जबकि 2 नीचे वाले जो भाग है वो कहलाते हैं आपके नीले।
दो ऊपर वाले भाग है वो तो क्या कहलाते हैं? आलिंद। क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। ठीक है, दो ऊपर वाले जो भाग है वो क्या कहलाते हैं? आपके आलिंद कहलाते हैं। देखो ए से आलिंद और ए से ऊपर, ऐसे ध्यान में रखना, नी से नीले और नी से नीचे, तो नीचे वाले दोनों भाग है वो क्या कहलाते हैं? आपके नीले कहलाते हैं। ऊपर वाले भाग क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। जो हमारे हृदय की अगर स्थिति पूछे कि हमारे हृदय होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये पाया जाता है आपके वक्ष गुहा में, छाती वाले पार्ट में। ठीक है, छाती वाले पार्ट में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ, बाईं ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, बाईं ओर झुका हुआ, हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है? बाईं ओर झुका हुआ होता है। ये देखो, ये नीचे से मैंने थोड़ा झुका हुआ बनाया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो इधर वाला पार्ट होगा हमेशा वो कौन सा होगा? बायां, और इधर वाला कौन सा होगा? दायां। इधर वाला तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां। इधर वाला कौन सा हो जाएगा? बायां। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? आपके दायां। हो गया पार्ट बायां और दायां। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि एक तो हो जाएगा आपका बायां आलिंद, एक बायां नीले हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट नीचे वाला मैंने बताया था क्या है? नीले, तो ये क्या हो जाएगा? बायां नीले। ये क्या हो जाएगा? आपके बायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा? बायां आलिंद। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आपका दायां नीले। ये क्या हो जाएगा? दायां नीले। और ये क्या हो जाएगा? आपका दायां आलिंद। क्या हो जाएगा? दायां आलिंद हो जाएगा, दायां आलिंद हो जाएगा। ठीक है, इस संरचना को अब यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो आगे क्या करना आपको, इस डायग्राम में ये जो मैंने संरचना बनाई इस पार्ट में आलिंद में मैंने जो संरचना बनाई है इनको कहते हैं, ये तो हो गया आपके नीचे है तो निचले भाग की महाशिरा, इसे क्या बोलते हैं? निचले भाग की महाशिरा। जबकि इसको बोलते हैं ऊपरी भाग की महाशिरा, ऊपरी भाग की महाशिरा। ठीक है, और इधर जो ये संरचना है, यह संरचना कहलाती है आपके फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा। क्या कहलाती है? फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। और जबकि जो इसमें जो संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। जो टी आकार की संरचना है इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। और जो एस आकार की ये संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं आपके महाधमनी। इसे क्या कहते हैं? महाधमनी। ठीक है, ये संरचना हुई। ये हृदय के चारों ओर जो मैंने एक आवरण बनाया है इस आवरण को कहते हैं हृदयावरण। इस आवरण को क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी ये विशेष प्रकार की मैंने संरचना बनाई है इन संरचनाओं को कहते हैं कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। ठीक है, अब देखो इस भाग को इस तरह से समझना है। यहाँ पे ये हो गया आपके एच मतलब हृदय। चार कोष्ठ बना दिए मैंने, चार कोष्ठ इसी में, चार कोष्ठ स्टीम इसी में। मैं यहाँ पे आपको एक आरेख के द्वारा ये हृदय को समझा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला देखो ये भाग फर्स्ट नंबर भाग, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाला भाग क्या कहलाता है? दायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा आपका? दायां आलिंद। सेकंड वाला भाग क्या कहलाता है? बायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा आपका? बायां आलिंद। ये भाग क्या कहलाता है? दायां नीले। इधर वाला ये क्या हो जाएगा? दायां नीले। और ये क्या कहलाता है आपका? बायां नीले। तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां नीले। हो गया। ये कपाट है। आलिंद और नीले के बीच में पाए जाने वाला कपाट क्या कहलाता है? आलिंद नीले कपाट। ये क्या कहलाएगा? आलिंद नीले कपाट। क्या कहलाएगा? आलिंद नीले कपाट कहलाएगा। और ये भी क्या होगा? आलिंद नीले कपाट कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि सबसे पहले महाशिरा के द्वारा रक्त किस में जाएगा? इस बाएं आलिंद में। किस में जाएगा? दाएं आलिंद में, महाशिरा के द्वारा। ये तो निचले भाग की महाशिरा, ये ऊपरी भाग की महाशिरा। इन दोनों महाशिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त में मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि रक्त में आपके क्या मिली हुई है? CO2 मिली हुई। रक्त में क्या है? CO2। वो कौन सा हो जाएगा? आपके अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ये अशुद्ध रक्त महाशिरा वाला महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में जाएगा। तो इस आरेख में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे महाशिरा लगा देंगे।
ये लो मैंने यहाँ पे महाशिरा लगा दी, ये अंदर ब्लड जा रहा है, कौन सा, CO2 प्लस ब्लड जा रहा है, CO2 प्लस ब्लड जा रहा है, किस में जा रहा है, दाएं आलिंद में। अब देखो ये CO2 प्लस ब्लड आया कहाँ से, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से। कहाँ से आया, शरीर के विभिन्न भागों से। तो अगला आरेख ये कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे शरीर के विभिन्न भाग लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, शरीर के विभिन्न भाग या विभिन्न अंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे शरीर के विभिन्न अंग। शरीर के विभिन्न अंगों से कौन सा रक्त, CO2 प्लस ब्लड या रक्त लिख सकते हो। ये कहाँ पे आता है, आपके इस दाएं आलिंद में आता है। आ गया फर्स्ट नंबर वाले पार्ट में। दाएं आलिंद के बाद में जो ये कपाट उपस्थित होते हैं यहाँ पे, ये देखो ये मैंने कपाट संरचना दी जिसे हम वोल्व कहते हैं, ठीक है। इन कपाटों के द्वारा यह रक्त इस आलिंद से कहाँ पे आ जाता है, इस नीले में आ जाता है। नीचे वाला भाग इन कपाटों के द्वारा यह रक्त आलिंदों से कहाँ पे आ जाता है, नीले में आ जाता है। अब देखो इस नीले में जैसे संकोचन होगा आपके, तो एक दबाव लगेगा और उसके कारण जो रक्त होगा वो इस टी आकार की जो शेप की संरचना आपके, ये टी आकार की संरचना, इसको हमने क्या नाम दिया था, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा यह रक्त, ध्यान रखना, फुफ्फुस धमनी के द्वारा अब ये रक्त आ गया इसमें, तो ये आपके ये रक्त मतलब जो CO2 प्लस ब्लड है, कौन सा, CO2 प्लस रक्त लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपके कहाँ पे जाएगा, फुफ्फुस के पास में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास में, ठीक है। फुफ्फुस जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स के पास में जाएगा। ये लो भाई यहाँ पे चला गया ये ब्लड, कौन सा ब्लड गया, CO2 प्लस ब्लड गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फुफ्फुस की संरचना हमने जब श्वसन तंत्र में पढ़ा था, तो फुफ्फुस के पास में क्या होती है आपके, वायु कुपिका, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई, वायु कुपिका, एल्वोलाई उपस्थित होती है। और एल्वोलाई में क्या होती है आपके, जो हम श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इस वायु कुपिकाओं में भरी होती है। जैसे ब्लड गया यहाँ पे इन वायु कुपिकाओं के पास में, तो ब्लड में जो आपके RBC होती है, क्या उपस्थित होती है, RBC। RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपका, आयरन तत्व होता है। और ये आयरन तत्व अपने साथ में किसको जोड़ लेगा, इस ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। किसको जोड़ लेगा, ऑक्सीजन को। और जो CO2 होगी, ये CO2 किस में भरी जाएगी, आपके वायु कुपिकाओं में, ठीक है। अब जैसे ही देखो ब्लड के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ गई, O2 प्लस ब्लड। और O2 प्लस ब्लड का मतलब क्या होता है, अब रक्त कैसा है आपका, शुद्ध। ऑक्सीजन को हम क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, तो रक्त कैसा हो गया, शुद्ध। तो यहाँ पे देखो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस नाम आई मतलब वो किससे जुड़ी हुई है, आपके फुफ्फुस से जुड़ी हुई है। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहाँ पे जाता है, फुफ्फुस के पास में। और वायु कुपिकाओं के यहाँ पे आदान प्रदान के कारण, जो गैसें होती है उनका आदान प्रदान के कारण वायु के साथ में क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है, ठीक है। अब ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध रक्त। अब ध्यान रखना, ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा किस में आएगा, इस भाग में। और इस भाग का नाम क्या दिया था हमने, बायां आलिंद। तो यह रक्त ऊपर वाले भाग में जाएगा। ये कौन सा, बायां आलिंद। ये लो भाई इस भाग में आ गया, ये इस भाग में देखो रक्त जा रहा है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त गया। शुद्ध रक्त मतलब रक्त में क्या है, यहाँ पे O2 है, शुद्ध रक्त हो गया। ये इस भाग में आ गया भाई यहाँ पे। जैसे इस भाग में आएगा तो यहाँ पे क्या उपस्थित है, आपके कपाट उपस्थित है। ये देखो ये कपाट की संरचना यहाँ पे ये उपस्थित है। इन कपाटों के द्वारा ये रक्त किस में आएगा, इस बाएं नीले में आएगा। किस में आएगा, बाएं नीले में। जैसे बाएं नीले में आया तो बाएं नीले में देखो आपके ये S आकार की एक संरचना जुड़ी हुई है, इसमें जाएगा भाई ब्लड। और इस संरचना का नाम हमने क्या दिया था, S आकार की संरचना का नाम महाधमनी नाम दिया था। क्या दिया था, महाधमनी। महाधमनी मतलब ये बहुत ही बड़ा काम करेगी, ठीक है, महान काम करेगी। और महान काम क्या करती है कि जो शुद्ध रक्त आया है इस बाएं नीले में, उस शुद्ध रक्त को क्या करेगा, ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ब्लड आता है, पहले तो वापस क्या करता है, हृदय से बाहर चला जाता है और किसके पास में जाता है, फुफ्फुस के पास में। फिर वापस हृदय में रक्त पहुंचता है। तो एक बार तो रक्त आया, वो भी कौन सा, अशुद्ध रक्त, वापस निकल गया और वापस इस शरीर में इंटर करता है। मतलब क्या होता है कि फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए रक्त को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। 2 बार गुजरना पड़ता है।
देखो एक बार ब्लड आया, ये वापस निकल गया बाहर इधर से, फुफ्फुस के पास में चला गया घूमने के लिए, फिर वापस इसका मन हो गया कि भाई हमें क्या करना है, हृदय में जाना है, वहाँ पे गार्डन में घूमना है। तो जैसे गार्डन में घूमा और जैसे शाम हुई तो ये वापस चला गया आपके किसके पास में, घर में चला गया, आपके दूसरे घर में। तो इस प्रकार क्या होता है कि आधे भाग में, हृदय के आधे भाग में तो कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, और आधे भाग में कौन सा बहता है, आपके शुद्ध रक्त। तो एक बार तो हृदय में से बाहर आ गया, वापिस हृदय में जाता है, तो हृदय में से कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपके दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम होता है, वो आपके किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। मतलब हृदय को शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को हृदय के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपके यहाँ पे हृदय की कंप्लीट होती है। कैसे, देखो रक्त सबसे पहले महाशिराओं के द्वारा, इन दोनों महाशिराओं के द्वारा फर्स्ट नंबर प्रोसेस ये होगी, किस में जाता है, आपके दाएं आलिंद में। फिर इन कपाटों के द्वारा कहाँ पे आता है, दाएं नीले में। दाएं नीले में जैसे ही आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो हृदय होता है वो फैलता रहता है और संकुचित होता रहता है। जैसे ही संकुचन होगा तो इसमें क्या होगा, आपके ये रक्त आपके जो टी आकार की संरचना फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पे जाएगी, फुफ्फुस के पास में। और फुफ्फुस में हम श्वसन क्रिया के द्वारा क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। तो यहाँ पे O2 और CO2 का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। आदान प्रदान होगा तो रक्त में क्या मिल जाएगी, आपके यहाँ पे ब्लड में, रक्त में क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलते ही रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त आपके फुफ्फुस शिरा द्वारा किस में आएगा, इस बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद के द्वारा कपाटों के माध्यम से कहाँ पे आएगा, बाएं नीले में। और बाएं नीले में आने के बाद में महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा। ये आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी प्रोसेस है। अब देखो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं इसकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो कहलाता है आपका कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर होता है हृदय का, हृदय विशेषज्ञ, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और आपने कभी देखा होगा कि किसी के वोल्व खराब हो जाते हैं, वोल्व मतलब ये कपाट खराब हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड इसके अंदर आ गया तो भी वो वापस ऊपर जा सकता है। तो इस प्रोसेस को मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये वोल्व होते हैं वो वापस दूसरे लगाए जाते हैं, कृत्रिम वोल्व लगाए जाते हैं। अब देखो इधर वाला दायां भाग है, इधर वाला बायां भाग है, ठीक है। दाएं भाग में ध्यान रखना जो वोल्व उपस्थित होते हैं वो त्रिवलनी होते हैं, 3 वलन पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। कैसे कपाट, त्रिवलनी। जबकि दाएं भाग में ध्यान रखना द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वोल्व उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना। दाएं भाग में ट्राइकैप्सिड, जबकि बाएं भाग में बाइकैप्सिड वॉल्व आपके उपस्थित होते हैं। और ये आपके हृदय की संरचना यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। और जो हृदयावरण होता है ये हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघात मतलब बाहरी जो भी चोट होती है उनसे क्या करता है, इस हृदय को बचाता है हृदयावरण। ये आपके हृदय की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये हृदय का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है।